आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है बहुत सिंपल, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे हिस्ट्री के अलग अलग प्रकार के चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और उतने सारे चैप्टर को खत्म करने के बाद आज हम लोग फाइनली एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसको उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार क्लास में पूछेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है। शुरुआत किया जाए, चलिए। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स हमारे चैप्टर का नाम है। यहीं से हमारे क्लास का आज शुरुआत होने जा रहा है। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि कोई डाउट रहे तो क्लास में पूछ लिया जाए, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ पॉइंट इसमें एनसीईआरटी का है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उतना कुछ खास दिक्कत आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। सबसे पहले तो इसमें है प्रशस्ति। प्रशस्ति होता क्या है पहले ये जानेंगे, और वो हम लोगों को क्या बताता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि प्रशस्ति होता क्या है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। This inscription is of a special kind known as प्रशस्ति, a संस्कृत word meaning in praise of। प्रशस्ति का मतलब होता है लिखावट का एक बिल्कुल ही अलग तरीका। मतलब प्रशस्ति का मतलब हुआ किसी के बारे में लिखना, और वो भी किन किन चीज़ों पर लिखना, पत्थरों पर, दीवालों पर, पिलर पर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना, उनके बारे में जिक्र करना, यही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। तो पहला बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रशस्ति का मतलब हुआ कि ये प्रशस्ति का मतलब हुआ सिंपल सा किसी के बारे में किसी चीज पर लिखना। चाहे अब आप वो दीवार पे लिख सकते हैं, पत्थरों पे लिख सकते हैं, चट्टानों पे लिख सकते हैं, पिलर पे लिख सकते हैं। तो जब हम लोग किसी के बारे में कुछ चीज लिखते हैं बिल्कुल एकदम नए अंदाज में, वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। मतलब उस लिखावट को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशस्ति कह देते हैं, ठीक है। और जो प्रशस्ति है ना, एक संस्कृत वर्ड है। मतलब प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ इसका मतलब हुआ हिंदी में कि किसी के बारे में लिखना, किसी के बारे में बड़ाई करना, किसी के बारे में तारीफ करना, किसी का गुणगान गाना, किसी का बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। समझ आ रही है बात। तो प्रशस्ति का मतलब हुआ सिंपल से, एक बार फिर से बताते हैं। प्रशस्ति का मतलब हुआ किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना। वो आप किस चीज़ पे लिख सकते हो, या तो आप दीवालों पे लिखो, चट्टानों पे लिखो, फिर से पिलर पे लिख दो। इसी लिखावट को हम लोग कहते हैं प्रशस्ति। और प्रशस्ति हमारा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ, और हिंदी में हो गया किसी के बारे में लिखना, किसी के याद में लिखना, किसी के अच्छाई के बारे में लिखना। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब सिंपल सा क्या हुआ, लिखावट का एक तरीका, ठीक है। और प्रशस्ति जब भी हम लोग लिखते हैं तो किसी आदमी के याद के बारे में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको प्रशस्ति का मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्रशस्ति का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि किसी के बारे में अच्छा बात लिखना। दीवालों पे लिख लीजिए, मतलब दीवालों पे लिख सकते हैं, फिर से आप चट्टानों पे लिख सकते हैं, या फिर आप पिलर पे लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कॉपी में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उस समय पर कॉपी किताब नहीं हुआ करता था। तो हम लोग लिखते कहाँ थे, दीवालों पर, चट्टानों पर, पिलर पर, पत्थरों पर, इन प्रकार के चीज़ों पे लिखते थे। और इसी लिखावट को हम लोगों ने कहा दिया प्रशस्ति, जिसका मतलब ही होता है कि किसी के याद में लिखा जाना, किसी के बारे में लिखा जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समुद्रगुप्ता वॉज अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ताज। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, मेरे हिसाब से नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं। जिस तरीके से हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास एक गुप्ता डायनेस्टी भी है। तो गुप्ता डायनेस्टी का मतलब हुआ एक ऐसा टाइम पीरियड, ध्यान से समझिएगा। गुप्ता डायनेस्टी का मतलब हुआ एक ऐसा समय जिस समय पे राजा जो था वो गुप्ता थे। समझ में आ रही है बात। उनका रूलर हुआ करता था, मतलब कि वो रूल क्या करते थे। तो गुप्ता डायनेस्टी मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जो समुद्रगुप्ता थे, समुद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी के क्या थे, राजा थे। ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। मतलब समुद्रगुप्ता एक बहुत फेमस और बहुत बड़े एक राजा थे, और वो राजा कहाँ के थे, गुप्ता डायनेस्टी के थे।
ये बहुत इसके पीछे लंबा कहानी है। जैसे गुप्ता का ना एक बहुत बड़ा परिवार है, आगे हम लोगों को मिलेगा, जीनियोलॉजीज के बारे में हम लोग अंदर में पढ़ेंगे। जैसे चलिए आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं हम, हमारे पास एक टॉपिक है जीनियोलॉजीज, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब कुछ इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो जीनियोलॉजीज जो ये टॉपिक है ना, इसमें हम लोगों को वही चीज़ पढ़ना है कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था, पहले इसके राजा कौन हुआ करते थे, सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हाँ, फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो समुद्र गुप्ता कौन था, एक बताओ जल्दी। गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा रूलर यानी कि राजा था। ठीक है, आगे समुद्र गुप्ताज इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। ध्यान से रखिएगा इस बात को आप लोग याद, कि समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को ज्यादातर जो जानकारी मिलता है वो प्रशस्ति से ही मिलता है। मतलब ये हुआ कि समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को ज्यादा किताबों में नहीं मिलता है, ज्यादा मतलब आज तो समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पहली बार हम लोगों को पता चला समुद्र गुप्ता के बारे में तो किताबों से नहीं पता चला हम लोगों को पता चला समुद्र गुप्ता के बारे में कहाँ से पता है, प्रशस्ति से। मतलब कि कुछ चीजें समुद्र गुप्ता के बारे में पत्थरों पर लिखा हुआ था, कुछ चट्टानों पर लिखा हुआ था, कुछ दीवालों पर लिखा हुआ था, कुछ पिलर पे लिखा हुआ था। तो जब उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ के इकट्ठा किया, समराइज किया, तो हम लोगों को पता चला कि समुद्र गुप्ता जो थे वो एक गुप्ता डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा थे। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ क्या समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को किताबों से पता चला था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। आज तो खैर हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं इनके बारे में, लेकिन क्या शुरुआत में हम लोगों को समुद्र गुप्ता के बारे में किताबों से पता चला था? नहीं। किससे पता चला था? प्रशस्ति से पता चला था। मतलब इनके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कहाँ पे? पिलर पे, दीवालों पे इनके बारे में लिखा हुआ करता था। ठीक है, तो इलाहाबाद एक बहुत मशहूर शहर है। कहाँ है बताओ, कौन बताएगा? बताओ। है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? अरे बहुत फेमस है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, गुजरात कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं। इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं जहां पे समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को अलग अलग प्रकार का जानकारी मिला। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पे 2-3 बातें बस अभी ध्यान रखना है। पहला प्रशस्ति का मतलब हुआ लिखावट का तरीका। और कहाँ पे लोग लिखते थे उस समय पर? दीवालों पर, पिलरों पर, चट्टानों पर, वहां पे लिखते थे। इसी लिखावट को हम लोगों ने क्या कहा दिया? प्रशस्ति। और ये किसी की याद में लिखा जाता था, जैसे समुद्र गुप्ता के याद में लिख दिया गया उनके बारे में, या फिर वो खुद लिखवा दिए होंगे अपने बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रशस्ति। उसके बाद था कि समुद्र गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समुद्र गुप्ता के बारे में हम लोगों को सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिला है? इलाहाबाद में बहुत सारे पिलर हैं, उस पिलर पे समुद्र गुप्ता के बारे में लिखा हुआ है कि ये कौन थे, कहाँ के राजा थे, इन्होंने किन किन जगहों पर अपना कंट्रोल जमाया था, मतलब किन किन जगहों को अपने कब्जे में लिया था। सब कुछ हम लोगों को इनके प्रशस्ति से मिलता है, जो कि ज्यादातर इलाहाबाद में हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब इलाहाबाद में आप जाओगे, पिलर के ऊपर बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं इनके बारे में। हालांकि उनको आज हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उस समय का भाषा कुछ और था, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके आज हम लोग अपने गूगल पे किताबों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे। It was composed as a kavya by Harisena, who was a poet and a minister at the court of समुद्रगुप्ता। तो ज्यादातर जो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा गया है वो किसने लिखा है पता है आपको? हरिसेना ने लिखा है। हरिसेना एक व्यक्ति का नाम था, ध्यान रखिएगा। मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में उस समय पर पिलरों पर, दीवारों पर यदि किसी ने लिखा था, वो कौन आदमी थे लिखने वाले? हरिसेना थे। ठीक है, और किस रूप में लिखा था? काव्य के रूप में लिखा था। काव्य मतलब कविता के रूप में उनके बारे में लिखा गया था। जैसे मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में कविता के रूप में पिलर पे लिखा हुआ है, दीवालों पे लिखा हुआ है, और वो लिखने का काम किसने किया था? हरिसेना। अब सवाल है कि सर ये हरिसेना कौन है? ध्यान रखना, हरिसेना एक पोएट थे, मतलब वो एक कवि थे, कविता लिखते थे। और सबसे बड़ी बात, हरिसेना समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे। कहने का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के अंडर में हरिसेना काम करते थे। तो हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट भी थे। इसके साथ ही साथ हरिसेना
एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे। किसके अंदर में? समुद्रगुप्ता के अंदर में। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, एक आप मिनिस्टर हैं और एक कवि हैं, तो क्या आप अपने राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात नहीं लिखोगे? लिखोगे। इसीलिए हम लोगों को आज भी, आप जाओगे इलाहाबाद, वहां पे पिलर बहुत सारे हैं, वहां पे आप देखोगे कि हरि सेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके तारीफ में लिखे हुए हैं, जिसको बाद में ट्रांसलेट करके किताब में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। आज हम लोग किताबों में समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये इस तरीके से समुद्रगुप्ता के बारे में हरि सेना ने बहुत अच्छे अच्छे बातें पिलर पे उन्होंने लिखा था। और यदि कोई पूछे कि बताओ हरि सेना कौन था, तो बताइएगा हरि सेना एक पोएट था, और पोएट के साथ साथ एक मिनिस्टर भी था। कहाँ का मिनिस्टर था बताओ? समुद्रगुप्ता के दरबार में वो एक मिनिस्टर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के बारे में किन किन तरीके से लोग लिखते थे, समुद्रगुप्ता को किस किस तरीके से लोग याद रखते थे, है ना, इनके बारे में ही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के बारे में लोग दीवालों पर, पिलरों पर किन किन चीज़ों को लिखा करते थे, समुद्रगुप्ता के बारे में किन किन प्रकार से लोग एकदम बड़ाई करते थे कि ये महान राजा हैं, इस प्रकार के, उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। उस समय के ज़माने में जो कवि हुआ करते थे वो अपने राजा को बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से पुकारा करते थे। मतलब उस समय के कवि लोग अपने राजा को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द से अपने राजा को पुकारते थे। जैसे पहला है एज अ वॉरियर। वॉरियर का मतलब हुआ, मतलब उस समय पे कवि लोग अपने राजा को क्या बोलते थे? वॉरियर बोलते थे। वॉरियर का मतलब हो गया एक तरीके से बहादुर, बहुत बहादुर सैनिक, योद्धा। समझ रहे बात को? इससे क्या होता था बताओ? इससे ये होता था कि जो लोग, जो कवि थे, जो पोएट थे, वो एक तरीके से अपने राजा के प्रति क्या दिखा रहे हैं? रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। मतलब कवि जो है वो राजा को वॉरियर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपने राजा को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। समझ आ रही है बात? तो उस समय के कवि लोग अपने राजा को वॉरियर बोलते थे कि हमारा राजा एकदम महान है, बहुत बड़ा योद्धा है। इंग्लिश में वॉरियर बोलते थे हम लोग। ठीक है, और क्या बोलते थे भाई? एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल। यहाँ तक के कवि लोग ये भी बोलते थे अपने राजा के प्रशंसा में कि हमारा जो राजा है ना, बहुत सारे युद्ध को जीत लिए हैं लड़ाई में, मतलब महान राजा है, इसमें कोई बड़ा, मतलब कोई शक नहीं है, बहुत महान राजा है। द किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब मेरा ऐसा राजा है जिन्होंने लड़ाई में अपना लड़ाई जीत लिया है, बहुत महान राजा है, कहीं भी जाते हैं लड़ाई जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस समय के कवि अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर, किंग इज एज इक्वल टू द गॉड। यहाँ तक के कवि लोग ये भी बोलते थे कि राजा जो है हमारा वो भगवान के बराबर है। सोचो, तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि उस समय के ज़माने में कवि लोग किस किस अलग अलग अंदाज में अपने राजा को लोग याद रखते थे, किस तरीके से पुकारते थे। समझ मारिए बात। और ये सब हम लोगों को कैसे पता? ये सब हम लोगों को पता है इलाहाबाद के अलग अलग पिलरों पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन से। उसको हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोगों को पता चला कि समुद्रगुप्ता के बारे में उनके पोएट लोग, उनके कवि लोग कितने अच्छे अच्छे विचार रखते थे। तो यदि कोई पूछे आपसे कि बताइए कि समुद्रगुप्ता को लोग किस तरीके से याद रखते थे, मतलब उस समय पे पोएट लोग समुद्रगुप्ता को किन किन नामों से पुकारा करते थे, मतलब उनके प्रशंसा में, उनके तारीफ में क्या क्या बोला करते थे, तो पहला आप बोलेंगे एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, और तीसरा बोलेंगे किंग इज एज इक्वल टू दी गॉड्स, मतलब भगवान के बराबर है हमारा राजा। उस समय के कवि लोग ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको राजा को क्या देना होता था? रेस्पेक्ट देना होता था। ठीक है, आगे उसके बाद है हरिसेना। अच्छा बताइए जल्दी, हरिसेना कौन था? हरिसेना वही व्यक्ति था, बताओ जल्दी, पहला, हाँ बताओ बताओ। हरिसेना समुद्रगुप्ता का एक मिनिस्टर था। बिल्कुल, हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट भी थे, ध्यान रखिएगा, पोएट आपने छोड़ दिया। हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट थे, मतलब कविता वविता लिखते थे, और हरिसेना समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे, मतलब मंत्री थे।
ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ताज पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। हरिसेना जो कि समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मंत्री थे और एक बहुत बड़े पोएट भी थे, उन्होंने 4 प्रकार के राजाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है और उन चारों प्रकार के राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्ता का क्या भाव था, वो क्या चाहते थे, वो भी इसमें लिखा हुआ है। समझ मारिए बात। तो अच्छा बताओ, ये सब हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है? ये सब हम लोगों को प्रशस्ति से पता चल रहा है। मतलब कि इलाहाबाद में जो अलग अलग अशोका का पिलर है, वहाँ पे अलग अलग मतलब अशोका का जो पिलर है उस पे ये सब बातें लिखे हुए हैं। तो उस पिलर पे हरिसेना ने लिखवाया था कि हमारे राजा ने 4 जगह के राजा को अपने कंट्रोल में करके उनके ऊपर ये हुक्म चलाते थे। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हरिसेना ने 4 अलग अलग प्रकार के राजा के बारे में जिक्र किया है, मतलब 4 अलग अलग जगह के राजा के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है और उन चारों राजा के प्रति समुद्रगुप्ता का क्या विचार होता था उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चले चारों को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब आर्यवर्त के राजाओं के बारे में पहले यहाँ पे जिक्र होगा, ठीक है। देयर वेयर 9 रूलर्स हु वेयर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वेयर अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। आर्यवर्त में 9 राजा थे। उन 9 के 9वें राजा को युद्ध में हरा दिया गया और पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा जगह समुद्रगुप्ता अपने अंडर में ले लिए। तो ये यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं हरिसेना हम लोगों को कि समुद्रगुप्ता वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। तो आर्यवर्त में 9 राजा थे। उन 9 राजा को समुद्रगुप्ता ने हराया और उन सारे इलाका को अपने अंदर में ले लिया। इससे यह पता चल रहा है कि समुद्रगुप्ता बहुत बड़े राजा थे उस समय पे। समझ में आ रही है बात? 9 के 9 को हरा दिया। सोचो, जो आर्यवर्त में 9 राजा हुआ करते थे अलग अलग जगह पर, उन सभी को हरा दिया। उसके बाद द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ, द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ, देयर वर 12 रूलर्स। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर डिफीटेड एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। दक्षिण पथ में 12 राजा को 12 मतलब दक्षिण पथ में 12 राजा थे। उन 12 के 12 राजाओं ने समुद्रगुप्ता के आगे सरेंडर कर दिया। बोला हुजूर हम आपके सामने कुछ नहीं है, आप बहुत महान हैं, हम बहुत कम पावरफुल हैं। कहने का मतलब दक्षिण पथ में 12 राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्ता के आगे अपना सर झुका लिया, मतलब सरेंडर कर दिया कि हुजूर हम हार मानते हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन समुद्रगुप्ता ने भी बाद में बोल दिया कि ठीक है यार, तुम लोग ऐसे भी हार मान ही लिए हो तो जाओ दोबारा रूल करो, जिंदगी अपना दोबारा जी लो। कहने का मतलब समुद्रगुप्ता ने उस इलाका को अपने अंडर में लिया। मतलब वो जो 12 के 12 राजा थे वो सब अब काम करेंगे किसके अंदर में? समुद्रगुप्ता के अंदर में। एक बार फिर से समझाते हैं वाला पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पथ में 12 राजा थे। उन 12 के 12 राजा ने सरेंडर कर दिया, मतलब हार मान गए। वो समुद्रगुप्ता के आगे हार मान गए क्योंकि समुद्रगुप्ता बहुत पावरफुल राजा थे। वो हार मान गए, बोले हुजूर हम हार मानते हैं, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता ने क्या कहा? कहा कि देखो तुम लोग जिस जगह के राजा थे तुम लोग वहां के राजा रहोगे, लेकिन तुम लोगों को हमारे अंडर में रहना पड़ेगा। मतलब तुम लोग राजा तो रहोगे लेकिन तुम लोगों का भी हेड कौन होगा? हम होंगे, मतलब समुद्रगुप्ता होगा, ठीक है। तो ये बताया आपको यहाँ पे ये जा रहा है कि किस तना पावरफुल था हमारा समुद्रगुप्ता। समझ आ रही है बात? और ये सब किसने लिखा है समुद्रगुप्ता के बारे में? हरिसेना ने लिखा है, जो कि उनका एक मंत्री था, ठीक है, और बहुत बड़े पोएट भी थे। आगे बात करते हैं। उसके बाद सी नंबर में देखो, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स लाइक असम, कोस्टल बंगाल, मतलब केवल आप बंगाल बोल सकते हैं, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघ। हाँ, गना संघा बताओ क्या था? गना संघा किसी को याद है? बता सकता है? बताओ। एक जंग था। अरे जंग नहीं था भाई, संघ था। गना संघा एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो मिलजुल के साथ में रहते थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? नहीं याद आया? पीछे का नोट्स आप लोग पढ़ेंगे, याद आएगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को यदि याद है तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि गना संघा क्या था। वैसे हम फिर से बता देते हैं, गना संघा एक्चुअली क्या था? लोगों का ग्रुप तो था ना, इसके बारे में डिटेल आप जाके नोट्स में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, इन द नॉर्थ वेस्ट दे ब्राउट ट्रिब्यूट
फॉलोड समुद्रगुप्ताज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। देखो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सी नंबर में लिखा हुआ था कि द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स लाइक असम, कोस्टल बंगाल मतलब बंगाल, नेपाल मतलब असम, बंगाल और नेपाल, यहां तक के इलाका में समुद्रगुप्ता का कंट्रोल था। मतलब कि असम, बंगाल, नेपाल, इन सब इलाका को समुद्रगुप्ता ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, मतलब जीत लिया था इन सभी इलाका को। यहां तक कि बहुत सारे गना संघा को भी अपने अंदर में कर लिया था। मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जो लोगों का ग्रुप था वो सब के सब लोग समुद्रगुप्ता को अपना राजा मानते थे। मतलब ये लोग भी समुद्रगुप्ता का रिस्पेक्ट करते थे कि समुद्रगुप्ता पावरफुल राजा है, ये हमारा महान राजा, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक कि कोई भी लोग गना संघा वाले, मतलब कि कोई भी गना संघा वाले या फिर किसी प्रकार के लोग यदि समुद्रगुप्ता से मिलने के लिए मिलने आते थे तो वो ट्रिब्यूट लेकर आते थे। ट्रिब्यूट का मतलब हो गया एक तरीके से गिफ्ट लेकर आते थे राजा के लिए, कि राजा से मिलने जा रहे हैं तो राजा साहब को ये गिफ्ट देंगे। और यहाँ पे राजा साहब कौन है? समुद्रगुप्ता है। ठीक है, उसके बाद फॉलोड समुद्रगुप्ता ऑर्डर, और ये सभी लोग समुद्रगुप्ता के ऑर्डर को मानते थे। मतलब समुद्रगुप्ता जो बोलते थे इन लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि बहुत महान राजा थे ना ये। एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, यहाँ तक कि यदि समुद्रगुप्ता अपने दरबार में किसी प्रकार का फैसला सुनाते थे तो ये लोग भी जाकर वहां उसके फैसले को सुनते थे, डिस्कस करते थे कि आखिर समुद्रगुप्ता क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार का फैसला सुना रहे हैं, है ना, ये सब वहां पे होता था। आगे उसके बाद है द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड साकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। कुशाना हो गया, साका हो गया, फिर से श्रीलंका के राजा हो गए, ये सभी के सभी लोग चाहते थे कि हमारी बेटी का शादी समुद्रगुप्ता के परिवार में हो जाए। ऐसा क्यों पता है? बताओ जरा जल्दी, इसके पीछे का रीजन। मतलब सुनो पहले, यहाँ पे बड़े बड़े राजा जैसे श्रीलंका के राजा हो गए, फिर से कुशाना हो गए, फिर से साका हो गया, यहाँ के अलग अलग प्रकार के जो राजा थे ये सब चाहते थे कि समुद्रगुप्ता के परिवार में हमारी बेटी का शादी हो जाए, या फिर समुद्रगुप्ता से हो जाए शादी तब तो और बढ़िया। क्यों चाहते थे? क्योंकि समुद्रगुप्ता के पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था और ये पावरफुल तो खैर शुरू से ही थे। तो कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी उनके घर में हो? हर कोई चाहता था। तो बहुत अलग अलग प्रकार के राजा लोग चाहते थे कि हमारी बेटी का शादी समुद्रगुप्ता के परिवार में हो जाए, और यदि समुद्रगुप्ता से हो जाए तब तो और बढ़िया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये चार ऐसे अलग अलग प्रकार के राजा हैं, मतलब चार अलग अलग जगह के राजा हैं बेसिकली, जिनके बारे में हरि सेना ने डिस्कस किया है। और उन चारों राजा के प्रति, चारों जगह के राजा के प्रति समुद्रगुप्ता का क्या विचार होता था वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा जेनियोलॉजीज। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी में आपको पता चलेगा कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था और कैसे हुआ था। ठीक है, सब कुछ इसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर के अंदर जेनियोलॉजीज। जेनियोलॉजीज का मतलब होता है एंसेस्टर्स। मतलब एंसेस्टर्स का मतलब हो गया पूर्वज, पहले दादा, परदादा, छड़दादा, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना अपने आम भाषा में, उसी को हम लोग कहते हैं जेनियोलॉजीज। और इसको आप चाहें तो इंग्लिश में एक और शब्द से पुकार सकते हैं, लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। मतलब कि हमारे पूर्वजों का पूरा एक लिस्ट है। अच्छा, अब सवाल है कि सर इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, समझिए। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था। ठीक है, और जब शुरुआत हुआ तो उनके बाद कौन राजा बना, उनके बाद कौन राजा बना, उनके बाद कौन राजा बना, इस तरीके से हम लोग इसमें एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो जेनियोलॉजीज का मतलब हुआ सिंपल सा, एंसेस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन इसके पूर्वज थे। तो समुद्रगुप्ता का शुरुआत किसने किया, उसके बाद कौन राजा बना, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस यही करने वाले हैं। तो ओवरऑल यदि हम लोग बात किया जाए तो इसमें हम लोग समुद्रगुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे कि आखिर उसका शुरुआत किसने किया था और किस तरीके से लोग इसमें राजा बनते चले गए और वो हटते चले गए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रशस्तिज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर लाइक समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो चलिए आप लोग एक काम करिए, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ इसमें लिख लेंगे, या तो नोट्स में या फिर किसी जगह पर जहाँ पे आपको याद रहे,
एक बहुत बड़ी बात हम बताने आपको जा रहे हैं कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, शुरुआत एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी का किए थे श्री गुप्ता। समझते ध्यान को, मतलब इसको ध्यान से समझिए, इसमें बहुत चीज नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन हम आपको चाहेंगे कि किसी भी जगह पर आप इससे ऐसे जगह पर ये बातें लिख लीजिए जो भी हम बताने आपको जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था। तो सबसे पहले किसी जगह पर, ऑनलाइन बोले आप लोग भी किसी जगह पर यदि आपके पास जगह है तो वहां पे सबसे पहला लिखिए आप श्री गुप्ता, SRI, श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के नीचे लिखिए, पहला आप लिखेंगे श्री गुप्ता, पहले नाम लिख लीजिए, 4-5 नाम है, उसके बाद फिर समझाएंगे कि ये सब कौन थे। सबसे पहला नाम श्री गुप्ता, उसके नीचे लिखेंगे घटोत्कच, सेकंड नंबर पे घटोत्कच, स्पेलिंग है इसका GHATOT, फिर से बता रहे हैं GHATOTKACCHA, घटोत्कच, ये सेकंड नंबर में हुआ। थर्ड नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, थर्ड नंबर में चंद्रगुप्त फर्स्ट। फोर्थ नंबर में लिखेंगे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्ता, आप जो बोल लीजिए, फोर्थ नंबर में ये होगा। और 5वें नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। तो एक बार आप लोग मिला लीजिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे श्री गुप्ता, सेकंड नंबर में लिखेंगे घटोत्कच, थर्ड नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, फोर्थ नंबर में लिखेंगे समुद्रगुप्ता, और 5वें नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चलिए अब एक एक करके यहाँ पे समझिए कि ये थे कौन। सबसे ध्यान रखिएगा, पहले गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत करने वाले आदमी का नाम था श्री गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत करने वाले आदमी का नाम क्या था? श्री गुप्ता, मतलब श्री गुप्ता जी ने ही गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद श्री गुप्ता का बेटा हुआ कौन? घटोत्कच। ठीक है, मतलब कि श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया, वो उसके राजा बने। जब वो राजा के पद से हटे तो राजा कौन बना? उनका बेटा, उनका नाम क्या था? घटोत्कच। मतलब कि श्री गुप्ता का बेटा कौन? घटोत्कच, ये राजा बन गया। फिर ये हटे तो अगला जो राजा बना वो हमारा बना कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट किसका बेटा था? घटोत्कच का था। ठीक है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट जब हटे राजा के पद से, फिर दूसरा जो राजा बना वो हमारा कौन बना? समुद्रगुप्ता। और ये समुद्रगुप्ता किसका बेटा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। ठीक है, और समुद्रगुप्ता जब राजा के पद से हटे तो इनका बेटा राजा बना चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड किसका बेटा था? समुद्रगुप्ता का बेटा था। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। नहीं, वो तो तरीके से उनका दादा हुआ ना। समझ रही है बात? ऑनलाइन पर बच्चे, ये चीज जो हम समझा रहे हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब ये पांचों नाम को आप एक जगह पर रखेंगे। तो एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, श्री गुप्ता पहले राजा बना। श्री गुप्ता का बेटा कौन हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्ता सेकंड। समझ में आ रही है बात? तो एक के बाद एक राजा के पद से हटते गए और दूसरा लोग यहाँ पे राजा बनता चला गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम क्या था? समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर समुद्रगुप्ता के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। पिता का नाम पूछ रहे हैं ना हम, फिर से समझिए। सबसे पहला नाम हमने क्या लिखवाया आपको? श्री गुप्ता। उसका बेटा कौन? घटोत्कच। उसका बेटा कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसका बेटा कौन? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का बेटा कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, बताइएगा, समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम? चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, समुद्रगुप्ता के पिता का नाम? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ठीक है, अब समुद्रगुप्ता के दादा का नाम बताओ फिर? घटोत्कच। मतलब समुद्रगुप्ता के दादा का नाम क्या था? घटोत्कच। अच्छा, क्या समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर का नाम बता सकते हो? मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब वो दादा का भी दादा। अरे बोलो भाई जल्दी। श्री गुप्ता। समझ के बात को? तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। पहला श्री गुप्ता,
सेकेंड घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्ता फर्स्ट, तीसरा चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चौथा समुद्रगुप्ता और पांचवा चंद्रगुप्ता सेकेंड। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे ऊपर से तो सब एक दूसरे का क्या है, बेटा और बाप है। समझ में आ रही है बात? चलिए इस तरीके से अब ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ऑनलाइन वाले बच्चे ये आपको जो हमने बताया आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को कहीं पर लिख लिए होंगे। आगे बढ़े हम लोग। तो समुद्रगुप्ता का जो प्रशस्ति है, मतलब कि समुद्रगुप्ता के बारे में जहाँ पे लिखा गया है, इन सब के बारे में भी जिक्र हुआ है कि कौन किसके बाद कौन राजा बना, कौन किसका बेटा था, सब कुछ इसमें पता चलता है। आगे, समुद्रगुप्ता's मदर वाज कुमारा देवी एंड बिलोंग टू द लिच्छवी गाना। मतलब ये भी एक संघ था, लोगों का ग्रुप था जिनका नाम था लिच्छवी गाना। यहाँ से ही बिलोंग करती थी इनकी मदर, जिनका नाम था कुमारा देवी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यदि समुद्रगुप्ता के मदर का नाम कुमारा देवी था तो फिर मतलब मेरा सवाल समझिए पहले, समुद्रगुप्ता की मदर का नाम कुमारा देवी है, ठीक है, तो बताइए कुमारा देवी का फिर हस्बैंड का नाम क्या हुआ? बताओ। चंद्रगुप्त फर्स्ट। समझ आ रही है बात? क्योंकि समुद्रगुप्ता के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। समझ आ गया बात अब? चलिए। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार समुद्रगुप्ता का जो पिताजी का नाम है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट लिखा हुआ है, कई जगह पर केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ है या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर भी दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? सेम ही समझना है। लेकिन हाँ, समुद्रगुप्ता का जो बेटा था उसका नाम हर जगह पे क्या लिखा रहेगा? चंद्रगुप्त सेकेंड ही लिखा रहेगा। तो यदि कहीं पर चंद्रगुप्त सेकेंड लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो किसका बात कर रहा है? समुद्रगुप्ता के बेटा का बात कर रहा है। और यदि कहीं पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ हो या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग? समुद्रगुप्ता के पिता का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्ता के बेटा का नाम चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता के पिता का नाम चंद्रगुप्ता फर्स्ट, और समुद्रगुप्ता के दादा का नाम घटोत्कच, ठीक है। और समुद्रगुप्ता के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कि परदादा का नाम श्री गुप्ता, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ये बताइए कि समुद्रगुप्ता के मदर का नाम कुमारा देवी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हिज फादर व चंद्रगुप्त, देखो यहाँ पे आ गया ना, चंद्रगुप्त के बाद लिखा हुआ है, तो क्या आप समझोगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का बात कर रहा है, जो कि कौन थे? समुद्रगुप्ता के पिताजी थे, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि कहीं पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है या फिर कहीं पर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से समझिए कि समुद्रगुप्ता का पिता के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज फादर वाज चंद्रगुप्त was the first ruler of the Gupta dynasty and adopt the grand title of Maharaja Adhiraja, a title that Samudragupta also used। मतलब समुद्रगुप्त, मतलब ये जो गुप्ता डायनेस्टी था इसका शुरुआत तो श्री गुप्ता ही किए थे, लेकिन समुद्रगुप्ता का जो पिताजी था जिनका नाम चंद्रगुप्ता था, इनको उपाधि मिला था किस चीज का पता है? महाराजा अधिराजा का। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पहला बात, गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत तो श्री गुप्ता ही कर चुके थे, लेकिन जो यहाँ पे समुद्रगुप्ता के पिताजी हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसको आप चंद्रगुप्ता भी बोल सकते हैं केवल, इनको ही पहली बार लोगों ने उपाधि दिया किस चीज का? महाराजा अधिराजा। मतलब एक बहुत बड़ा पद का दर्जा इनको मिल गया, क्योंकि बहुत महान राजा थे। समझ आ रही है बात? देखो, श्री गुप्ता ने जब गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया था ना, उस समय पावर इन लोगों के पास बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पावर इनके पास धीरे धीरे ज्यादा आने लगा, तो लोगों ने इनके पिताजी को क्या नाम दे दिया? महाराजा अधिराजा पुकारने लगे। मतलब एक तरीके से बहुत महान राजा, बहुत महान राजा। और जब उनके पिताजी राजा के पद से हटे तो समुद्रगुप्ता ने भी उसको अपना लिया। मतलब समुद्रगुप्ता को भी लोग क्या बोलते थे? महाराजा अधिराजा बोलते थे। महाराजा अधिराजा का मतलब हुआ बहुत महान राजा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये महाराजा अधिराजा का उपाधि किनको किनको मिला था? सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिला था, मतलब कि समुद्रगुप्ता के पिताजी को। उसके बाद फिर किसको मिला? समुद्रगुप्ता को मिला, ठीक है। लोग इनको एक सम्मान के भाव से पुकारते थे, क्या? महाराजा और अधिराजा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर सिंपली एज महाराजा, लेकिन समुद्रगुप्ता का जो दादा और परदादा थे इनको केवल महाराजा कहा जाता था। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जो समुद्रगुप्ता के दादा और परदादा थे
इन लोगों को केवल और केवल महाराजा का उपाधि मिला हुआ था, लेकिन जो समुद्रगुप्ता के पिताजी थे और जो समुद्रगुप्ता थे, इन दोनों को महाराजा अधिराजा का उपाधि मिला हुआ था। मतलब लोग इनको और महान मानते थे। किससे? इनके दादा और परदादा से। और उनके बेटे उनके बेटे के बारे में बाद में बात हुआ है, चंद्रगुप्ता 2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। कोई डाउट इसमें? तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें कि जो सबसे पहला 2 आदमी था, कौन कौन? श्रीगुप्ता और घटोत्कच, इन दोनों को केवल और केवल महाराजा का उपाधि मिला हुआ था। लेकिन इनके बाद जो 2 आदमी हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त, इन दोनों को महाराजा और अधिराजा का उपाधि मिला हुआ था। मतलब कि लोग जो है ना, समुद्रगुप्ता के पिताजी को बहुत महान व्यक्ति मानते थे, और जब वो हटे तो लोगों ने किसको महान मानना चालू कर दिया? समुद्रगुप्ता को मानना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब कौन था ये? समुद्रगुप्त का बेटा। समुद्रगुप्त का बेटा, मतलब कि चंद्रगुप्त 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त 2 वॉज अ कनक्यूरर लाइक हिज फादर समुद्रगुप्ता। मतलब चंद्रगुप्त 2 जो था, ये भी एक राजा ही था। किसका बेटा था ये? समुद्रगुप्ता का था। मतलब जिस तरीके से समुद्रगुप्ता एक राजा था, उसी तरीके से इसका बेटा भी एक क्या था? राजा ही था। ठीक है, मतलब कि ये भी अलग अलग जगहों को अपने कब्जे में लिया था, वहां के राजा को हराकर। वी नोन अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। चंद्रगुप्त 2 के बारे में हम लोग जो ज़्यादा जानते हैं, वो कहाँ से जानते हैं भाई? इंस्क्रिप्शन से, मतलब दीवालों पे लिखा हुआ है कुछ उनके बारे में, तो वहाँ से जान रहे हैं। चट्टानों पे लिखा हुआ है तो वहाँ से जान रहे हैं। सिक्कों में लिखा हुआ है, मतलब उनके नाम पे सिक्का भी छपता था, तो वहाँ से भी हम लोग जान रहे हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में। ठीक है, ही लीड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द साकाज। साका मतलब साका वाले जो लोग रहा करते थे वेस्ट तरफ, जैसे इधर आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस साइड में साका वाले जो लोग रहते थे, उन लोगों को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब उस इलाकों को भी समुद्रगुप्ता का बेटा जो कि चंद्रगुप्ता था, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब कि ये भी एक बहुत ही महान राजा था ये भी। ठीक है, आगे। हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल इंक्लूडिंग कालिदासा द पोएट एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। सोचो, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। चंद्रगुप्त 2 जो था, इनके दरबार में बहुत महान महान लोग आते थे। इनके दरबार में बहुत महान लोग आके बैठते थे। जैसे पहला कालिदास, ये बहुत बड़े हमारे पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट हैं। और एक आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर है, सुन रही है बात, जो कि अंतरिक्ष वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये महान लोग चंद्रगुप्त 2 के दरबार में आकर बैठा करते थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। समझा गया बात? चल, इस तरीके से हमारे वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किए थे कौन? श्रीगुप्ता। उसके बाद उनका बेटा राजा बना जिनका नाम था घटोत्कच। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था समुद्रगुप्त। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि 2। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं, इनके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और आज नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। ओके, ये टॉपिक हमारा आज का होने वाला है। टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें जानकारी मिलेगा हर्षवर्धन के बारे में। आखिर ये जानने को मिलेगा कि आखिर हर्षवर्धन कौन थे और ये आज से कितने समय पहले हुआ करते थे। मतलब कि ये आज से कितने समय पहले राजा हुआ करते थे, वही हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो शुरू किया जाए। चल, पिछले जो भी हम लोगों ने पढ़ा किया उसमें कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को भी आगे लेके चलते हैं, और यहीं से हमारा ये क्लास आज का शुरुआत होता है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, हर्षवर्धन रूल्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन आज से
1400 साल पहले ही रूल करते थे, मतलब कि उस समय का ही ये राजा था। समझ में आ रही है बात? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हर्षवर्धन आज से कितने समय पहले राजा हुआ करते थे, तो आज से 1400 साल पहले ये राजा हुआ करते थे, और ये एक जगह पर, मतलब इनका जो भी साम्राज्य था वहाँ पे ये रूल करते थे और वहाँ का ये राजा थे। ध्यान रखा ये बात। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये पता चला कि हर्षवर्धन आज से 1400 साल पहले हुआ करते थे और उस समय पे वो राजा थे। ठीक है, आगे। वनाभट्ट द पोएट ऑफ हर्षवर्धना कोट। वनाभट्ट यहाँ पे एक आदमी का नाम है, बना भट्ट। ओके, यहाँ पे एक इंसान का नाम है जो कि एक पोएट थे। पोएट मतलब जो कविता लिखते हैं। और ये पोएट कहाँ पे थे? हर्षवर्धन के दरबार में। मतलब हर्षवर्धन का जब दरबार लगता था, उस दरबार में उनके बहुत सारे मंत्री ये सब तो बैठते ही थे, एक हमारे बहुत बड़े पोएट भी बैठते थे। पोएट का नाम क्या था? बना भट्ट। याद रहेगा ये चीज़। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ ये है कि हर्षवर्धन का जब दरबार लगता था, मतलब जब ये किसी प्रकार का फैसला सुनाते थे, किसी प्रकार का डिसीजन लेते थे, तो वहाँ पे इनके बहुत सारे मंत्री तो होते ही थे, साथ ही साथ एक यहाँ पे बहुत बड़े पोएट भी हुआ करते थे उनके दरबार में, उनका नाम था बना भट्ट। रोड द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन इन संस्कृत द हर्षचरिता। तो ये जो बना भट्ट थे, जो कि एक कवि थे, मतलब जो एक पोएट थे हर्षवर्धन के दरबार में, इन्होंने हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखा था। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखा, इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा किताब लिखा जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन कैसा था, उनका जन्म कब हुआ, उनका रूल करने का क्या तरीका था, किस तरीके से वो सिंहासन चलाता था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे, हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े पोएट थे, यानी कि कवि थे, जो कविता लिखने का काम करते थे। उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखा था, यानी कि बायोग्राफी लिखा था। उस बायोग्राफी का नाम क्या पड़ा है? दी हर्षचरिता। तो टॉपिक के ऊपर अब आइए, आपका क्या था टॉपिक का नाम? हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। तो हर्षवर्धना एक आदमी का नाम है जो कि राजा हुआ करते थे आज से 1400 साल पहले, और हर्षचरिता क्या है? एक किताब है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। और लिखा किसने है? बना भट्ट ने लिखा है, जो कि एक पोएट थे, मतलब एक कवि थे। अच्छा, ये जो है वो किस भाषा में लिखा गया है बताओ? संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि उस समय पर संस्कृत बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, आगे। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना गिव्स अस द जीनियोलॉजीज ऑफ हर्षा एंड एंड्स विथ बिकमिंग हिज किंग। मतलब जब आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे, मतलब वो किताब जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें आपको हर्षवर्धन के पूरे फैमिली के बारे में भी पता चलेगा कि इनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता के पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। मतलब इसमें भी यदि आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे तो जीनियोलॉजी के बारे में आप यहाँ पे जान पाएंगे। जीनियोलॉजी मतलब पूरा पूर्वज वगैरह के बारे में आप जान पाएंगे कि हर्षवर्धन का बेटा कौन था, इनका पत्नी का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम क्या था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे। ज़ुआन ज़ांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षाज कोर्ट। यहाँ पे ना एक चाइनीज आदमी है जिनका नाम है ज़ुआन ज़ांग। ज़ुआन ज़ांग इनका नाम है, चाइना के थे ये। इंडिया उस समय पर आए थे एज अ टूरिस्ट, मतलब घूमने के लिए। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा समय बिताया है हर्षवर्धन के दरबार में। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब चाइना का एक आदमी का यहाँ पे नाम हो रहा है जिनका नाम था ज़ुआन ज़ांग। इन्होंने, मतलब ये जब भारत घूमने के लिए आए थे तो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी लंबे समय बिताया था, और ये देखते थे कि आखिर यहाँ पे फैसला वगैरह कैसे सुनाया जाता है, यहाँ पे राजा किस तरीके से रूल करता है, सब कुछ ये देखते थे। नहीं, मिनिस्टर नहीं थे, बस घूमने के लिए आए थे इंडिया। तो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में कुछ समय बिताया था। हाँ, रहने का जगह हर्षवर्धन के दरबार में इनको मिला था। आगे, हर्षा। हर्षा मतलब वही हर्षवर्धन के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट में बस बोला गया हर्षा। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट ही बिकेम द किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। मतलब हर्षवर्धन अपने, मतलब भाइयों में ये छोटे थे। ध्यान रखेगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हर्षवर्धन बड़ा बेटा नहीं था, ये सबसे छोटा बेटा था। इन्होंने थानेसर पे रूल किया था, और इस थानेसर पे पहले किसका रूल था? इसके पिताजी का। पिताजी के बाद किसका रूल हुआ? इसके बड़े भाई का, हर्षवर्धन के बड़े भाई का। उसके बाद किसका रूल हुआ?
फिर जाकर हर्षवर्धन का रूल हुआ था। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात है, एक बार फिर से उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि हर्षवर्धन जो थे ये बड़ा बेटा नहीं था, ये छोटा बेटा था, ठीक है। और इनके पिता लोग कहाँ पे रूल करते थे? थानेसर पर रूल करते, जगह का नाम है थानेसर। तो पहले थानेसर पे रूल किया किसने? हर्षवर्धन के पिता ने। फिर थानेसर पर किसने रूल किया? हर्षवर्धन के बड़े भाई ने। और वे दोनों जब मर गए, मतलब इनका भाई और इनका पिता जब दोनों मर गया, तब जाकर थानेसर पर रूल किसने किया? हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कनौज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। इसका जो साल, मतलब इनका जो ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर इन लॉ का मतलब जल्दी बताओ। हाँ हाँ अपने पत्नी के भाई। हाँ, साला जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, और साला का सिंपल सा मतलब है पत्नी का भाई, है ना। इसी को कहते हैं ना हम लोग साला। मतलब ब्रदर इन लॉ जो इसका था, मतलब इनका जो साला था ये राजा था, कहाँ का? कन्नौज का। लेकिन इसके साला को मार दिया गया था, किसके द्वारा? बंगाल के राजा के द्वारा। ध्यान रखा ये बात। मतलब हर्षवर्धन का जो साला था वो कन्नौज का राजा था, लेकिन कन्नौज के राजा होने के बावजूद इनको बंगाल के राजा ने जान से मार दिया था। और उस समय पर होता रहता था ये सब चीज़, है ना। उसके जगह को कब्जे में लेने के लिए ये उसको मार दिया, वो इसको मार दिया, इस तरीके का पहले होता रहता था। आगे, हर्षा टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लीड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो इन्होंने बदला लेना चाहा। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए हमको, इसका जो हर्षवर्धन का जो साला था वो तो कन्नौज का राजा था, उसको जान से मार दिया किसने? बंगाल के राजा ने। तो बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया? अपने आर्मी से बंगाल पे हमला कर दिया। समझ में आ रही है बात क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मतलब जब इनके साला को मारा गया तो इनका खून खौल गया पूरा, कि मेरे साला को कैसे मार सकता है कोई, है ना। तो इन्होंने बंगाल के राजा से बदला लेने के लिए अपने आर्मी को पूरा वहाँ पे लेके चले गए बंगाल में लड़ने के लिए, कि तुमने हमारे साला को मारा है, हम तुमको मारेंगे, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन अपने सारे आर्मी को लेकर कहाँ चला गया? बंगाल चला गया, उसको वहाँ पे मारने के लिए, मतलब उनको हरा देने के लिए। ही कंक्यूर्ड बोथ मगध एंड बंगाल। और इतना पावरफुल राजा था हर्षवर्धन कि इन्होंने मगध और बंगाल दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। मगध का मतलब उस समय पे क्या था बताओ जल्दी? बिहार था। तो इन्होंने, हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा को तो मार ही दिया, बंगाल को अपने कब्जे में लिया ही, साथ ही साथ मगध को भी अपने कब्जे में ले लिया था। कोई डाउट इसमें? ध्यान रहा? तो क्या बताइए, इन्होंने अपने साला का बदला लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया, ठीक है। आगे, he tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, पुलकेशिन टू, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इन्होंने सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़ के थोड़ा और अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रोक दिया गया कहने का मतलब है कि इनका एक बहुत ही बड़े राजा से सामना हुआ, और वो राजा कौन था? चालुक्य डायनेस्टी का था, जिनका नाम था पुलकेशिन टू। और ये जो पुलकेशिन टू हैं, ये एक्चुअली में कौन थे, इनके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इसको अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हर्षवर्धन बहुत पावरफुल राजा था। ये चाहते थे नर्मदा नदी को टप के उसके आगे वाले हिस्से को भी अपने कब्जे में किया जाए, मतलब कि थोड़ा बहुत साउथ इंडिया की ओर भी जाके कब्जा किया जाए, लेकिन इनको वहाँ पे रोक दिया गया एक दूसरे राजा के द्वारा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उस राजा का नाम था पुलकेशिन टू, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा हाँ, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक, द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। इसमें आपको पता चलेगा डिटेल में कि आखिर ये पुलकेशिन टू कौन थे और ये किस प्रकार का विचार रखते थे, ये सब आपको इस वाले टॉपिक में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जब नर्मदा को टप के आगे बढ़ के अलग अलग जगहों पर कब्जा करना चाहते थे, तो उनको वहाँ पे एक बहुत ही और दूसरे महान राजा के द्वारा रोक दिया गया, जिनका नाम था पुलकेशिन टू, और ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से। इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी कि अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द पल्लव्स,
चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। ये हमारे आज का टॉपिक होने वाला है, यानी कि इस क्लास का टॉपिक होने वाला है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। तो हर्षवर्धन एक्चुअली एक बहुत महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, जो कि आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ करते थे। और हर्षचरिता एक्चुअली क्या था बताओ, एक किताब था, है ना। जिस किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। और ये किताब किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और इस किताब को लिखने वाले का नाम क्या था, नहीं, बना भट्ट, ठीक है। बना भट्ट जी ने इस किताब को लिखा था, हर्षचरिता को। और ये बना भट्ट एक्चुअली हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, एक पोएट थे, मतलब एक कवि थे, ठीक है। ये हम लोग जान चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हमारा होगा दी पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। चलिए समझते हैं कि आखिर पल्लव क्या था, चालुक्याज क्या था, पुलकेशिन प्रशस्ति क्या था, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखा जाए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दी पल्लव्स एंड चालुक्याज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। पल्लव और चालुक्याज ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे। कहाँ पे बताओ, साउथ इंडिया में थे। कहने का मतलब हुआ पल्लव्स और चालुक्याज इन दोनों का बहुत बड़ा रूल हुआ करता था। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, है ना। उसी प्रकार से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब आपका जगह कहाँ पड़ता है, जल्दी बताओ, साउथ इंडिया में पड़ता है। तो पल्लव्स का, चालुक्याज का, इन सभी का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था साउथ इंडिया में, मतलब बहुत बड़े इलाके में ये लोग रूल किया करते थे। समझ रहे बात को। आगे, द किंगडम्स ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। सोचो, मतलब कि ये जो हमारे पल्लव थे, द किंगडम, देखो कितना साफ लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द पल्लव्स, पल्लव्स वाले का जो किंगडम था, मतलब इन लोगों का जो एरिया फैला हुआ था, इनका एरिया पूरा का पूरा फैला हुआ था इसके राजधानी कंचीपुरम से लेकर कावेरी तक। समझ आ रही है बात। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पल्लव लोगों का जो कंट्रोल था, जो इन लोगों का पूरा एरिया था जहाँ पे लोग कंट्रोल करते थे, वो इनके कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल था, जो राजधानी था पल्लव्स का, वो था कांचीपुरम। कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक इन लोगों का पूरा एरिया फैला हुआ था। और इतने दूर तक के एरिया में लोग अपना शासन चलाते थे, रूल करते थे। समझ मारिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यह बात इसमें नया पता चल गया कि पल्लव्स लोगों का जो राजधानी था, जो कैपिटल था, वो क्या था, कांचीपुरम था, ठीक है। और कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक इन लोगों का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। आगे अगला है द किंगडम ऑफ द चालुक्याज स्प्रेड अराउंड द रायचूर ड्वाब बिटवीन कृष्णा रिवर एंड थंगभद्र। थंगभद्र, यहाँ पे अब समझो, ये तो पल्लव का बात हुआ ऊपर में। पल्लव जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, इनके कैपिटल यानी कि राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था। लेकिन अब जो चालुक्याज है, इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, वो फैला हुआ था कृष्णा नदी से लेकर थंगवर्धन तक, सॉरी माय मिस्टेक, थंगभद्र तक। ये बात ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब कहाँ पे पड़ता है भाई, देखो सिंपल लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द चालुक्याज स्प्रेड अराउंड द रायचूर ड्वाब। रायचूर ड्वाब जगह का नाम है एक्चुअली, वहीं पे हमारा पड़ता है कृष्णा रिवर और थंगभद्र। तो इन सभी इलाके में इन लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। कहने का मतलब दोनों का बहुत दूर तक के इलाका में कब्जा हुआ करता था, ठीक है। आगे, आईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज। चालुक्याज का जो कैपिटल था वो क्या था बताओ जल्दी, आईहोल था। और पल्लव का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पल्लव लोगों का जो राजधानी था, मतलब जो कैपिटल था, वो कांचीपुरम था। और चालुक्याज का जो कैपिटल था वो क्या था, आईहोल था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में बड़े लेवल पर सामानों का खरीद बिक्री होता था, सामानों का लेन देन वगैरह आईहोल में हुआ करता था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विथ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। और यही आईहोल बाद में एक रिलीजियस सेंटर बन जाता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर बाद में बनवाए जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का। तो ध्यान रखिएगा, चालुक्याज का जो कैपिटल था, मतलब चालुक्याज का जो राजधानी था, वो आईहोल था। और आईहोल में दो तीन चीज़ बड़ा भयंकर तरीके से होता था, बहुत बड़े लेवल पे।
पहला इसमें ट्रेडिंग होता था बहुत अच्छी तरीके से, ट्रेडिंग मतलब सामानों को खरीदना बेचना लेन देन ये सब बहुत अच्छी तरीके से होता था। और दूसरा जो यहाँ पे होता था वो पूजा पाठ, यानी कि धार्मिक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिर भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे उसके बाद है द पल्लव्स एंड द चालुक्याज फ्रिक्वेंटली अटैक्ड ईच अदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वेयर प्रॉस्पेरस टाउन्स। लेकिन यहाँ पे समस्या यह था कि पल्लव हमला करता था चालुक्याज पे और चालुक्याज हमला करता था पल्लव पे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? ताकि इसका इलाका हमारे अंदर आ जाए। समझ में आ रही है बात? चालुक्य चाहता था कि पल्लव का एरिया हमारे अंदर आ जाए और पल्लव चाहता था कि चालुक्य का एरिया हमारे अंदर में आ जाए। मतलब दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था। दोनों चाहता था कि मेरा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा फैल सके, ज़्यादा जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में आए। दोनों यही चाहता था और दोनों एक दूसरे के राजधानी पर ही हमला करता था सबसे पहले। बताओ क्यों? इस हाँ, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा शहर था। मतलब राजधानी जो होता है किसी जगह का वो क्या होता है? बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही तरक्की वाला होता है जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें अपने बिहार का, तो हमारे बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। तो देखो बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं? 38 है। 38 है पूरे बिहार में। टोटल कितना जिला है? 38 है। इन पूरे के पूरे 38 जिला में सबसे फेमस जिला कौन सा है? पटना है। समझ आ रही है बात? तो पटना राजधानी है इसीलिए फेमस है, और पटना में बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है कि नहीं? जो चीज़ पटना में है वो चीज़ आपको अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे था कि पल्लव और चालुक्य दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और दोनों एक दूसरे के कैपिटल पे ही हमला करते थे, राजधानी पर ही, क्योंकि उसको पता था कि यदि राजधानी अपने कब्जे में आ गया तो वहाँ से पूरे इलाका में कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो कैपिटल होता है ना बहुत ही मतलब कैपिटल बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही उसके पास अच्छे अच्छे प्रकार के बिल्डिंग होते हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, बहुत कुछ होता है कैपिटल के पास। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल चलो हम लोग यदि अपना ले इंडिया का, तो इंडिया का कैपिटल बताओ। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है ना? तो जो चीज़ आपको दिल्ली में मिलेगा क्या वो चीज़ आपको पटना में मिल सकता है या फिर कहीं और मिल सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल हमेशा ब्यूटीफुल होता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नए प्रकार के होते हैं, और सबसे ज़्यादा ध्यान यदि किसी का होता है तो किस पे होता है? कैपिटल पे ही होता है। इसीलिए कैपिटल को ही ये दोनों लूटना चाहते थे एक दूसरे का, मतलब कि कैपिटल के ऊपर ही ये दोनों हमला करना चाहते थे दूसरे का। आगे अल्टीमेटली बोथ द पल्लव्स एंड द चालुक्याज as gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties. अल्टीमेटली लास्ट में पल्लव और चालुक्य दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते 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 इन दोनों का समय बहुत ही अंत आ गया। मतलब कहने का यह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते थे, और इतना ज़्यादा हमला करते थे कि कुछ लोग इसके मारे जाते थे, कुछ लोग उसके मारे जाते थे। ऐसे करते 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 दोनों आदमी बहुत ही कमज़ोर हो गया, और जब कमज़ोर हुआ तो दूसरे लोगों को आने का मौका मिल गया इनके जगह पर। मतलब कि कौन कौन? राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी वाले लोग यहाँ पे आना अब शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दिखने लगा था कि पल्लव और चालुक्य क्या हो चुका है? कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। तो कमजोर हो रहा है तो एक बार हमला करेंगे और इनको अपने गद्दी से हटा देंगे और वहां पे जाके हम खुद कब्जा कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे चालुक्य और पल्लव दोनों आपस में लड़ते रहे। इसका फायदा कौन उठा लिया? राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी वाले इसका फायदा उठा लिए। वहां पे जाके अब वो लोग रूल करने लग गए। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुलकेशिन II के बारे में। चलिए अब समझिए कि ये आखिर पुलकेशिन II कौन थे, डिस्कस करें। चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पिछले वाले क्लास में कि हमने बोला था आपको कि पुलकेशिन कौन था। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पुलकेशिन कौन था, बताया जाए। चलिए रेडी रहिए। हमने आपको बोला था कि हर्षवर्धन ने अपने साला का बदला लिया। मतलब हर्षवर्धन का साला जो था वो कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज का मतलब हर्षवर्धन का राजा, मतलब हर्षवर्धन जो राजा था उसका साला कहाँ का राजा था बताओ? कन्नौज का राजा था। लेकिन उसके साला को मार दिया गया था किसके द्वारा? बंगाल के राजा के द्वारा, है ना? तो हर्षवर्धन ने अपने साला का बदला लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। समझ में आ रही है बात? तो हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा को तो मार के अपने साला का बदला लिया ही लिया, इसके साथ ही साथ उसने अपने मगध को भी कब्जे में ले लिया। समझ में आ रही है बात? तो
ये मतलब यहाँ पे हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। जब उन्होंने बंगाल और मगध को अपने कब्जे में लिया ना, तो हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। इनको लगा ना कि हम और इलाका पे कब्जा कर सकते हैं, तो ये नर्मदा नदी को पार करके चाहते थे कि और अलग आगे इलाके में जाएं, उसको भी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया गया। किसके द्वारा? एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन II। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे बताओ? चालुक्य डायनेस्टी से। कहाँ से? चालुक्य डायनेस्टी से। इन्हीं पुलकेशिन II के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब पुलकेशिन II वो राजा था जिन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। याद रहेगा ये चीज? चलिए, अब इन्हीं पुलकेशिन II के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने इसको कनेक्ट करना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए समझते हैं पुलकेशिन II के बारे में क्या लिखा हुआ है। पुलकेशिन II वॉज द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। मतलब कि चालुक्य डायनेस्टी के ये बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस समय पे। चालुक्य डायनेस्टी के ये बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस समय पर, बहुत फेमस, बहुत नामी। आगे, पोएट रवि कीर्ति of his court composed प्रशस्ति and this tell us about his ancestors। इनके कोर्ट में भी, यानी कि पुलकेशिन II चूंकि खुद राजा थे, ये खुद एक राजा थे, तो इनके दरबार में भी एक पोएट थे। पोएट का नाम रवि कीर्ति, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर लगभग जो राजा थे सभी के दरबार में एक एक पोएट हम लोगों को दिख ही जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा अपने पास ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों को रखते थे। अब उसमें से हमारा एक और कौन होता था? पोएट होता था। और पोएट का काम उस समय पे क्या होता था पता है? अच्छे अच्छे कविताएं राजा को पढ़ के सुनाना, राजा का मन खुश करना। समझ में आ रही है बात? तो लगभग हर किसी के दरबार में आप देख पा रहे होंगे कि एक पोएट तो होता ही था। हर्षवर्धन के दरबार में भी था, पुलकेशिन II के भी दरबार में था। समझ में आ रही है बात? चलिए, हर्षवर्धन के दरबार में जो पोएट का नाम था उनका क्या नाम था? बना भट्ट। और पुलकेशिन II के दरबार में जो पोएट का नाम था वो कौन थे? रवि कीर्ति थे। ध्यान में रहेगा ये चीज। तो रवि कीर्ति क्या करते हैं? एक प्रशस्ति लिखते हैं। प्रशस्ति का मतलब हमने आपको बताया था। प्रशस्ति, हाँ बताओ। जिस राजा के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी। बिल्कुल, प्रशस्ति का मतलब होता है कि आप, मतलब प्रशस्ति का मतलब हुआ जब आप किसी आदमी के बारे में, मतलब किसी राजा के बारे में यदि आप कुछ लिखवा देते हो दीवालों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर, पिलर पे, वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। तो इनके दरबार का जो पोएट था जिसका नाम था रवि कीर्ति, इन्होंने अपने राजा के, मतलब कि पुलकेशिन II के बारे में लिखवाया था अलग अलग जगहों पर। इनके पूर्वज कौन थे, मतलब पुलकेशिन II के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम क्या था, सब कुछ इन्होंने लिखवाया था। किन्होंने लिखवाया था? पुलकेशिन II का जो पोएट था रवि कीर्ति, उन्होंने लिखवाया था अपने राजा के बारे में। ध्यान रखा ये चीज, वो खुद लिखवाए थे दूसरों से। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ध्यान रहे आप लोगों को कि पुलकेशिन II के दरबार में एक बहुत ही फेमस पोएट थे, बहुत फेमस कवि थे, जिनका नाम क्या था? रवि कीर्ति। इन्होंने पुलकेशिन II के बारे में और इनके पूर्वज के बारे में अलग अलग जगहों पर लिखवाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन evidently got the kingdom from his uncle। पुलकेशिन को एक्चुअली जो साम्राज्य मिला था वो किन से मिला था? इनके अंकल से मिला था। मतलब पहले इनके राजा कौन, मतलब पहले राजा कौन थे? इनके अंकल थे। इसके बाद राजा इनको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब पुलकेशिन II को जो राजा बनाया गया वो इनको अंकल ने बनाया था। मतलब पहले राजा कौन थे? उस जगह पे इनके अंकल थे, वो चले गए, फिर पुलकेशिन II को बनाया गया। ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही हैड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। मतलब ये जो रवि कीर्ति हैं जिन्होंने प्रशस्ति लिखवाया था पुलकेशिन II के बारे में। अच्छा बताओ, रवि कीर्ति कौन थे? पोएट थे। कौन थे? पोएट थे पुलकेशिन II के दरबार में। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पुलकेशिन II हैं, इनके बारे में रवि कीर्ति ने बहुत अच्छे से बातें लिखवाए थे प्रशस्ति में। और उस प्रशस्ति को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि पुलकेशिन II भी बहुत ही पावरफुल राजा था और इन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर अपना कब्जा जमाया था। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इन्होंने अपने कब्जे जमा रखे थे। ये हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? प्रशस्ति से पता चलता है। मतलब वो लिखावट जो कि दीवालों पे लिखा हुआ है, पिलर पे लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोगों को पता चलता है। और वो सब लिखवाया कौन था बताओ जल्दी? पुलकेशिन II का
पोएट, उसका नाम रविकृति लिखवाए थे। ठीक है, आगे। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। अब हमने आपको बोला था कि जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को टप के पार करके आगे बढ़ना चाहते थे, उनको रोका किसने था? पुलकेशिन II ने रोका था। और यहाँ पे क्या होता है, पुलकेशिन II और हर्षवर्धन में एक लड़ाई होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। हर्षवर्धन आगे बढ़ के अलग अलग जगहों को और कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन पुलकेशिन II बोलते हैं कि नहीं, आगे तुमको बढ़ने नहीं देंगे। इस वजह से दोनों में क्या होता है, एक झगड़ा होता है। मतलब झगड़ा नहीं, एक लड़ाई होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है। और उस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाते हैं, पुलकेशिन II जीत जाता है। ध्यान रहेगा इस बात को। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। हर्षा का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। मतलब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन में देखा जाए तो पहला वर्ड क्या है? हर्ष। क्या है? हर्ष। और हर्ष का मतलब है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। तो ये खुशी केवल नाम के लिए रह गया था, एक्चुअली में खुशी जैसा कुछ चीज बचा नहीं था। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। याद रहेगा ये चीज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे बात हो रहा है एक्चुअली हर्षवर्धन के बारे में। इस वाले पॉइंट में इसमें बात ये हो रहा है कि हर्षवर्धन का मतलब हर्षा, मतलब हर्षवर्धन का जो स्पेलिंग है वो आप देखोगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें हर्षा लिखा हुआ है। और हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। यहाँ पे खुशी केवल नाम के लिए रह गया था, एक्चुअली में देखा जाए तो हर्षवर्धन के जीवन में दुखी आ गया था। क्यों? क्योंकि उनको हरा दिया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशिन II के द्वारा। ठीक है, तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को अच्छे तरीके से हरा दिया था। तो बताओ, क्या अब हैप्पीनेस ऐसा कुछ रहा था? बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन तो भाई बेचारा दुखी हो गया होगा। आगे, पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। यहाँ तक के पुलकेशिन ने पल्लव के किंग को भी, मतलब पल्लव के राजा को भी अटैक किया था, जो बेचारे जाके चोरी चुपके कांचीपुरम में जाके छुप गए थे। इसका मतलब आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पुलकेशिन II थे वो कितने पावरफुल थे। समझ में आ रही है बात? पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन II ने पल्लव के राजा को इतने बुरी तरीके से डरा दिया और इतने गंदे तरीके से अटैक किया उसके ऊपर कि वो बेचारे कांचीपुरम में जाके छुप गए दीवालों के पीछे, डर के मारे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम लोगों ने पुलकेशिन II के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, जो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वाले क्लास में। टॉपिक का नाम होगा हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो राजा लोग अपने इलाके को कंट्रोल करते थे, मतलब जिस जगह का राजा वो हुआ करते थे, वो किस तरीके से अपने इलाके को चलाते थे, है ना। इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि जिस जगह का जो राजा होता था वो उस जगह को किस तरीके से चलाता था, है ना, ताकि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ शांति तरीके से चले। वही सब चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वेयर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली, सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब राजा वो हर संभव प्रयास करता था उस प्रकार के लोगों से कांटेक्ट बनाने में जो पहले से ही पैसे में माहिर हैं, ताकत में माहिर हैं, समाज में उनका जान पहचान हो, उनके पास मिलिट्री पावर हो। इस प्रकार के लोगों से राजा हमेशा कोशिश करता था कि क्या किया जाए, जान पहचान बना के रखा जाए। नहीं समझ में आया? फिर से इसे समझिए। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि राजा हमेशा कोशिश ये करते रहते थे कि उन सभी लोगों से राजा का जान पहचान रहे जो लोग पैसे में थोड़ा ताकतवर हैं, मिलिट्री में ताकतवर हैं, मतलब उनके पास कुछ लोगों का ग्रुप है सेना के रूप में, और उनका समाज में बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करते हो, रेस्पेक्ट करते हो। इस प्रकार के लोगों से राजा हमेशा एक अच्छा रिश्ता बना के रखता था, हमेशा। क्योंकि भाई बड़े आदमी से आप रिश्ता बना के रखोगे तो आपका भी पहचान बड़े आदमी के रूप में होगा ना। हालांकि राजा तो बड़ा आदमी था ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा आदमी हमेशा किससे संपर्क करेगा बताओ?
क्या एक गरीब आदमी से संपर्क करेगा वो? नहीं। तो फिर बड़ा आदमी किससे दोस्ती करता है? बड़ा आदमी से ही करता है। तो राजा को यदि किसी से दोस्ती करना होगा तो वो किससे करेगा? क्या किसी गरीब आदमी से जाके दोस्ती करेगा? नहीं। तो राजा को यदि दोस्ती करना होगा तो वो बड़े आदमी के पास जाएगा, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, जायदाद प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा एक एक प्रकार के तरकीब अपनाते थे कि किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाया जाए, मतलब ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ा जाए जो लोग पहले से ही पैसे प्रॉपर्टी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब जो बहुत संपन्न है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि राजा अपने दरबार को चलाने के लिए और अपने पूरे राज्य, मतलब अपने पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए किस किस तरीके के लोगों को अपने यहाँ पे रखते थे। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेर हेरिडिटरी। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वाज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। कुछ कुछ पोस्ट जो होते थे ना वो हेरिडिटरी होते थे। हेरिडिटरी का मतलब है कि कुछ कुछ पोस्ट परंपरागत चलता आ रहा है, वो उसी तरीके से चलेगा। जैसे पहले उस पोस्ट पर उसके पिता थे, वो मरेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरेगा, उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। इस तरीके से कुछ कुछ जग पोस्ट को लेकर ऐसा चलता रहता था। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हरिसेना कौन थे? एक पोएट थे, ध्यान रखिएगा। हरिसेना कौन थे? एक पोएट थे। ये महादंड नायक थे। समझ में आ रही है बात? इसके पहले इनके पिता थे महादंड नायक। महादंड नायक का मतलब होता है इंग्लिश में चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब किसको क्या सजा देना है, किस गलती पर, ये लोग डिसाइड करते थे। तो कुछ पोस्ट जो हैं उस समय पर, मतलब कुछ पद जो है उस समय पर बिल्कुल क्या होता था? हेरिडिटरी होता था। हेरिडिटरी मतलब पहले उसके पिता थे तो अब उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, है ना। मतलब चलता आ रहा था कुछ पोस्टों पे इस तरीके से हुक्म। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है पोएट हरिसेना जो थे वो एक महादंड नायक थे। इससे पहले कौन थे इस पोस्ट पे बताओ? इसके पिता थे। उनके पिता का देहांत हुआ, फिर ये बन गए। मतलब ये इस पोस्ट को संभालते थे जिस पोस्ट पे काम ये होता था कि लोगों ने यदि कोई गलती किया है तो उनको सजा क्या देना है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ, हाँ नहीं हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ पोस्ट जो हैं वो हेरिडिटरी होते थे, मतलब पहले उसके पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से। हर पोस्ट पे नहीं, किसी किसी पोस्ट पर। ठीक है, चलिए तो महादंड नायक का मतलब समझ में आया? महादंड नायक का मतलब होता है इंग्लिश में चीफ जुडिशियल ऑफिसर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी गलती करेगा तो उसको सजा क्या मिलेगा, है ना। सजा देने का काम इनका था। तो पहले थे इनके पिताजी, अब हो गए पोएट हरिसेना। ठीक है, तो कुछ पोस्ट जो था वो हेरिडिटरी होता था, मतलब कि वो हमेशा चेंज नहीं होगा, एक ही परिवार के पास रहेगा। बी नंबर में क्या देखो, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ महादंड नायक हरिसेना वाज अ कुमार अमत्य। इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि वगराहिका। इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। जैसे कुछ पोस्ट ऐसे थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो एक से ज़्यादा पोस्ट को संभालते थे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से उन्हीं का दिया गया है, हरिसेना का। हरिसेना पहली बात तो एक महादंड नायक थे ही, समझ रही है बात? मतलब कुछ लोग जो थे वो एक से ज़्यादा पोस्ट को भी संभालते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया किसका एग्जाम्पल? हरिसेना का। हरिसेना एक पोएट थे पहली बात। दूसरी बात वो एक महादंड नायक भी थे, जिसको इंग्लिश में हम लोगों ने क्या कहा? चीफ जुडिशियल ऑफिसर। इसके साथ ही साथ ये एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, हाँ। और इसके साथ ही साथ ये एक वॉर का भी मिनिस्टर था, मतलब कि लड़ाई यदि होगा तो लड़ाई में कैसे लड़ना है, लड़ाई क्या करना है, सब कुछ इनसे पूछ के ही होता था। सोचो तो एक आदमी कितने सारे पोस्ट को संभाल रहा है, मतलब एक आदमी कितने सारे कामों को कर रहा है। तो मतलब राजा को उस समय पर जिस आदमी पे ज़्यादा भरोसा होता था उस आदमी को 2-3 काम दे देते थे राजा लोग कि ठीक है भैया हम आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आप ये पोस्ट संभालो हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? क्या इस प्रकार का पोस्ट हर किसी को मिलता था? नहीं, जो भरोसेमंद होते थे राजा केवल उन्हीं को ये सब पोस्ट दिया करते थे। ठीक है, और हर चीज का अलग पेमेंट देता था राजा। हाँ, उस लगभग अलग होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी अलग अलग पोस्ट को संभाले हुए हैं, तो यदि राजा का मन किया तो अलग अलग पोस्ट देगा, मतलब पेमेंट देगा। यदि मन क्या नहीं किया
तो अलग अलग नहीं भी देगा। मतलब ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड होता था? राजा के ऊपर। पेमेंट कितना देना है कितना नहीं देना ये सब चीज़ राजा डिसाइड करता था। ठीक है, तो जिस आदमी के ऊपर राजा का भरोसा सबसे ज़्यादा होता था उस आदमी को 2-3 पद दे दिया जाता था कि भैया आप ये संभालो। ठीक है, जैसे हरिसेना एक पोएट भी थे, है कि नहीं, एक महादंड नायक भी थे, वॉर का मिनिस्टर भी थे, है ना, तो अलग अलग पोस्ट को संभालते थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर, इसको आप इंग्लिश में चीफ बैंकर भी कह सकते हैं, और मर्चेंट ऑफ दिस सिटी, राजा के दरबार में ये भी हुआ करते थे। मतलब चीफ बैंकर आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको नगर श्रेष्ठी भी बोल सकते हैं, समझ में आ रही है बात, या फिर आप इसको मर्चेंट भी बोल सकते हैं शहर का। राजा के दरबार में ये भी हुआ करते थे। मतलब ये सब चीज़ हुआ करता था ताकि अच्छे तरीके से साम्राज्य को चलाया जा सके। उसी प्रकार से सर्थवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस, मर्चेंट कैरावंस का मतलब हुआ जो मर्चेंट लोग हुआ करते थे जो खरीद बिक्री का काम करते थे, उनके लीडर को कहा जाता था सर्थवाहा। समझ आ रही है बात? तो ये भी उस समय पर होते थे ताकि जो मर्चेंट लोग हैं उनमें किसी प्रकार का विवाद हो तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब ये लोग आपस में समेट लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसी प्रकार से प्रार्थना कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन, चीफ क्राफ्ट्समैन आप बोलो या फिर आप प्रार्थना कुलिका बोलो, ये भी हमारे हुआ करते थे। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो क्राफ्टमैन होंगे जो सामानों को बना के मार्केट में बेचते हैं, जैसे लकड़ी का कुछ बना के हो गया, है ना, पेंटिंग वगैरह कुछ हो गया, तो इस प्रकार के चीज़ों को यदि इसमें किसी प्रकार का विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो ये लोग संभालेंगे अपना। ठीक है, उसी प्रकार से था हमारा कायास्थाज, कायास्थाज और स्क्राइब्स। कायास्थाज बोलो या फिर आप स्क्राइब बोलो, इसका मतलब होता है जो एक तरीके से लेखक होते हैं, मतलब जो लिखने का काम करते हैं ना, उनको हम लोग स्क्राइब्स या फिर कायास्थाज बोलते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस अलग अलग प्रकार के सिस्टम बने हुए थे दरबार में, मतलब राजा के यहाँ पे सिस्टम बने हुए थे होते थे और इसी तरीके से पूरा का पूरा सिंहासन चलता था। मतलब सिंपल सा है कि जिस जगह पर जहाँ पे कोई समस्या होगा वहाँ का लीडर उस मामले को संभालेगा। जैसे मान लीजिए लड़ाई से युद्ध, मतलब युद्ध से कोई जुड़ा हुआ समस्या है तो कौन संभालेगा? हरिसेना संभालेगा, है कि नहीं। महादंड नायक कौन थे? हरिसेना ही थे, वो वही थे। तो यदि कोई चीज़ न्याय से जुड़ा हुआ होगा तो वही संभालेंगे। मतलब जो चीज़ जहाँ पे हो रहा है उसका लीडर उसको संभालने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ इसमें पॉइंट, सम ऑफ द पावरफुल मैन ग्रीव स्ट्रॉन्ग एनफ टू गेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। धीरे धीरे कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए, बाद में उनके पास पावर ज़्यादा आ गया, लोगों का सपोर्ट आ गया, तो वो खुद अपना एक अलग साम्राज्य बना लिए, अपना अलग एरिया बना लिए उन्होंने। ठीक है, इस तरीके का भी पहले होता था। अगला है हमारा अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, ये टॉपिक है। चलिए इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी मतलब एक नया प्रकार का आर्मी। क्या था इसमें देखो, द किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट्स, कैरियर्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। राजा लोगों के पास उस समय पे बहुत अच्छा खासा आर्मी हुआ करता था। मतलब आर्मी में नौजवान लोग बहुत अच्छे होते थे जो कि लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे राजा के लिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि द किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, मतलब हमेशा जो है राजा के पास एक अच्छा खासा आर्मी होता था। एलिफेंट भी होते थे जो कि लड़ाई में काम आएगा। कैरियर मतलब रथ हुआ करते थे। कैवलरी का मतलब हो गया जो लोग घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते हैं, है ना, मतलब जानवरों के ऊपर बैठ के लड़ाई करते हैं। और फुट सोल्जर का मतलब हो गया जो जमीन पे रह के लड़ाई करते हैं। ठीक है, बुल के मतलब दौड़ दौड़ के लड़ाई करते हैं ना। कहने का मतलब राजा के पास हर प्रकार का सेना होता था ताकि युद्ध को जीता जा सके। ठीक है, तो एक अच्छा खासा आर्मी राजा लोगों के पास हुआ करता था। उसके बाद देयर वेर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विथ ट्रूप्स। दे वेर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज बट रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। यहाँ तक कि राजा के पास मिलिट्री का लीडर भी होता था, जो ये बताता था राजा को कि लड़ाई कैसे करना है, कौन सा हथियार कहाँ पे लेके जाना है, कैसे युद्ध होगा, ये सब भी वहाँ पे होता था। मतलब आर्मी, मतलब राजा के पास एक मिलिट्री का लीडर भी होता था जो राजा को बताता था कि राजा साहब ऐसे लड़ाई लड़ना है, वैसे लड़ना है, तब हम लोग जीतेंगे। सारा मिलिट्री का काम हाँ, सारा मिलिट्री का काम मिलिट्री का लीडर ही करता था। समझ में आ रही है बात?
और ये जो मिलिट्री लीडर होता था, इनको रेगुलर सैलरी तो नहीं मिलता था, लेकिन राजा इनको जमीन दे देते थे गिफ्ट में कि भैया तुम हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हो, तो लो ये 10 बीघा जमीन तुम्हारा हो गया, इधर का जमीन पूरा तुम्हारा हो गया। इस प्रकार का राजा खुश होकर उनको गिफ्ट दे देते थे जमीन। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स, हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। अब सवाल है कि सर इतने बड़े आर्मी को मेंटेन करना है, जो लोग आर्मी में है उनको खाना भी खिलाना है कि नहीं, उनको सैलरी वगैरह भी देना है, तो ये सब पैसा आता कहाँ से था? ये सब पैसा आता था टैक्स इकट्ठा करके। मतलब कि जितने लोग राजा के अंदर में रहते थे, मतलब कि जहाँ तक राजा का कंट्रोल था, उन सारे लोगों से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। और उसी टैक्स के पैसे से घोड़े का देखभाल, हाथी का देखभाल, बड़े से आर्मी में जो लोग हुआ करते थे उनका देखभाल, उनको पेमेंट करना, उनको सैलरी देना, ये सब का सम काम किस पैसे से होता था? टैक्स के पैसे से होता था। मतलब राजा अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाता था, सारे टैक्स के पैसे से ही काम होता था। मतलब आर्मी में जो भी खर्चा आएगा सब टैक्स के पैसे से हो जाता था। ठीक है, आगे मतलब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा, वो सब खर्चे का पैसा टैक्स के पैसे से पूरा हो जाता था। तो उसके बाद है दीज मैन वेयर नॉन एज समानताज, और इस प्रकार के लोगों को कहा जाता था समानताज। समानताज का मतलब हो गया वो लोग जो राजा के लिए क्या करते थे? टैक्स वगैरह इकट्ठा करके राजा को देते थे, और उसी टैक्स के पैसे से फिर आर्मी वगैरह मेंटेन किया जाता था। कोई डाउट इसमें? समझ में आया ये चीज़? तो जो आदमी राजा के लिए टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, ज़मीन का गांव गांव जा जाकर लोगों से टैक्स मांगते थे उनके ज़मीन के बारे में, उस इंसान को कहा गया यहाँ पे समानताज। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। मतलब किस प्रकार का सभा लगता था, किस प्रकार से मीटिंग होता था हमारे साउथ इंडिया के अलग अलग साम्राज्य में। मतलब हमारा जो इंडिया है, साउथ इंडिया में जो राजा हुआ करते थे उस समय पर, उनके यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग होता था, किस तरीके से डिस्कशन होता था, किस तरीके से लोग आपस में सभा करते थे, यही सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का मतलब समझ में आया क्या है, क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया है उस समय पर जो राजा हुआ करते थे उनके यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग वगैरह हुआ करता था, वही हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में इसमें द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव्स मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, दिस इंक्लूडेड दिस सभा एंड उर। मतलब कि पल्लव लोगों का जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि अलग अलग तरीके से असेंबली बनाए जाते थे, मतलब लोगों को इकट्ठा किए जाते थे और मीटिंग डिस्कशन वगैरह होता था। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि बहुत सारे लिखावट में ऐसा मिला है, दीवालों पे पिलर पे लिखा हुआ ऐसा मिला है, जहाँ पे हम लोगों को ये पता चला है कि पुराने ज़माने में राजा के यहाँ पर या फिर राजा के पूरे साम्राज्य में अलग अलग तरीके से मीटिंग वगैरह हुआ करते थे। लोगों को इकट्ठा करके लोगों को कुछ समझाना हो, कोई चीज़ बताना हो, ये सब चीज़ होता रहता था, जिसमें से दो बड़ा फेमस है। पहला हमारा है सभा और दूसरा है उर, यू और उर। अब ये सभा क्या था, उर क्या था, इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सभा के बारे में और देखते हैं कि आखिर ये सभा था क्या। देखो, सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहले के ज़माने के लिखे हुए कुछ जो हमारे पास अंश हैं जो बचे हुए हैं, उनको जब हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि पहले के ज़माने में भी मीटिंग वगैरह सभा ये सब होता था। जिसमें से हमारा पहला है सभा। सभा में क्या होता था, ये एक्चुअली पता है ब्राह्मण में जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, मतलब ब्राह्मण क्या एक तरीके से कास्ट है ना, तो ब्राह्मण कास्ट के लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, मतलब जो जमींदार लोग हुआ करते थे, इनके मीटिंग को, इनके ग्रुप को क्या बोला गया, इसमें सभा बोला गया। कहने का मतलब इस मीटिंग में ज़्यादातर कौन लोग आते थे, ज़्यादातर नहीं लगभग हर लोग कौन रहते थे इसमें, ब्राह्मण लोग रहते थे इसमें। ठीक है, आगे तो उस मीटिंग को बोला गया है कि सभा को? उस सभा, अरे मीटिंग बोलो या सभा बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो सब जब आके मीटिंग करते थे तो उन्हीं को बोला गया है सभा। ठीक है, आगे दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज, मतलब छोटे छोटे कमिटी बने रहते थे, सभी को मिला के इकट्ठा करके तब जाकर ये सभा होता था।
और ध्यान रहे बस इसमें कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग ही इसमें रहते थे बस। ठीक है, आगे। दिस असेंबली लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एटसेट्रा। और ये लोग क्या मीटिंग करते थे? चूंकि ब्राह्मण लोग थे ये लोग, तो मीटिंग क्या करते थे? मीटिंग करते थे कि किस तरीके से इरिगेशन करना है खेतों में, मतलब किस तरीके से खेतों में पानी देना है, पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसका व्यवस्था, ये सब देखते थे। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि खेती में देखो कहीं पे कुछ कमी तो नहीं है, खेती बाड़ी कैसे करना है, ये सब चीज़ें लोग देखा करते थे। रोड बनाना हो, रोड कैसे बनेगा ये भी लोग देखते थे। यहाँ तक के मंदिर कैसे बनेंगे ये लोग भी इसमें डिसाइड करते थे। तो ये जो हमारा सभा है, ध्यान रखिएगा, ये सभा एक्चुअली किसके ग्रुप को कहा गया है? ब्राह्मण के ग्रुप को कहा गया। और ब्राह्मण में भी वो लोग जिनके पास जमीन हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, तो वो लोग जब सारे आके भी मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे अलग अलग मुद्दों पर, उसी को बोला गया इसमें सभा। और किन किन मुद्दों पे मीटिंग होता था, डिस्कशन होता था? इरिगेशन को लेकर, मंदिर बनाने को लेकर, रोड बनाने को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, ये सब चीज इसमें होता था और इसी को कहा गया है सभा। ठीक है, अगला है उर, UR। ये क्या था? देखो ध्यान से। उर वॉज अ विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स लैंड ऑनर। इसमें वो सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण नहीं थे। नॉन ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? जो ब्राह्मण नहीं थे। जैसे जो ब्राह्मण के अलावा जो कास्ट था वो लोग यदि मीटिंग करता था तो उस मीटिंग को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था, UR, उर। तो जिसमें ब्राह्मण थे उस मीटिंग को कहा गया सभा, और जिसमें ब्राह्मण नहीं थे उस मीटिंग को कहा गया उर। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हमारा एक और चीज़ है, हालांकि दो ही, वो शुरुआत का दो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें एक और है, नगरम। नगरम क्या है? चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नगरम क्या है? इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ये एक्चुअली ग्रुप था किसका? मर्चेंट्स लोगों का, जो कि खरीद बिक्री का काम वगैरह करते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं, इनके ग्रुप को कहा गया है नगरम। ओके। These assemblies were controlled by rich and powerful land owners and merchants. इस ग्रुप में ज्यादातर लोग कौन होते थे? बताओ जल्दी। इस ग्रुप में ज्यादातर लोग होते थे बहुत अमीर अमीर और बहुत पावरफुल जमींदार लोग और मर्चेंट लोग होते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये चीज पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स का मतलब हुआ कि जो थोड़ा बहुत मतलब चर्चित लोग थे, उनका यहाँ पे क्या कहानी है, वो लोग किस तरीके से राजा के साम्राज्य में रहते थे। तो इसमें हम लोग दो इंसान के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहला कालिदास के बारे में और दूसरा फाजियान के बारे में। फाजियान, ये नाम बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि चाइना का था। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम का मतलब हुआ जो थोड़ा सा चर्चित चेहरा थे। जैसे चर्चित चेहरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कालिदास और फाजियान के बारे में। तो ये लोग आम आदमी नहीं थे, बहुत चर्चित लोग थे ये लोग। तो इनका क्या रोल था, ये लोग क्या करते थे, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे बात किया जाएगा। चल, पहला पॉइंट है इसमें हम लोग बात करेंगे पहले कालिदास के बारे में। देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से। कालिदास इज नॉन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। मतलब कालिदास को आज हम लोग किस नाम के लिए जानते हैं? नहीं, पोएट भी हैं, और कालिदास अच्छे अच्छे नाटक लिखा करते थे। मतलब कालिदास के द्वारा ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो आज भी लिखे गए हैं और उनको आज भी थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। तो कालिदास के द्वारा एक मतलब अनेक प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, प्लेज लिखे गए हैं, और इस प्रकार का नाटक प्लेज राजा के दरबार में भी दिखाया जाता था, राजा को खुश करने के लिए। समझ में आ रही है बात? मतलब कालिदास एक बहुत बड़े कवि तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही साथ वो बहुत अच्छे अच्छे नाटक वगैरह लिखा करते थे, और ये सब नाटक वो करवाते भी थे लोगों से। किनके सामने? राजा के सामने, ताकि राजा का मन खुश हो, मन बहले, इस तरीके से। ठीक है, आगे। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. इनके प्लेज में, यानी कि कालिदास के जो नाटक होते थे अधिकतर, इस नाटक में एक चीज बड़ा साफ दिखता है कि जो ब्राह्मण थे और जो राजा थे वो क्या बोलते हैं उस नाटक में? संस्कृत भाषा बोलते हैं।
उसके अलावा जो ब्राह्मण नहीं है, महिलाएं, ये लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत। और प्राकृत का मतलब होता है आम भाषा, जो आप अपने घरों में बोलचाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कालिदास? यहाँ पे कालिदास ये दिखाना चाह रहे हैं कि राजा और ब्राह्मण क्या होते हैं? बहुत ऊंचे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। लेकिन जो महिला है, जो आम आदमी है, वो लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। मतलब कि वो लोग उतना खास नहीं है, इसीलिए वो लोग प्राकृत बोलते हैं, मतलब आम भाषा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको? मतलब कि इनके अधिकतर नाटक में यही दिखता है कि यदि राजा है, ब्राह्मण है, तो वो कौन भाषा बोल रहा है वहां पे नाटक में? संस्कृत बोल रहा है, ताकि दिखाया ये जा सके कि ब्राह्मण राजा क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो लोग इंपॉर्टेंट है तो क्या भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत बोल रहे हैं। लेकिन जो महिला है या फिर जो पुरुष है, जो कि आम आदमी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाटक में, तो वो क्या बोलेगा? प्राकृत बोलता है। ऐसा इनके नाटक में देखा गया है। प्राकृत मतलब एक आम भाषा जो हम लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। आगे, हिज मोस्ट फेमस प्लेज वॉज अभिजाना शकुंतलम। अभिज नाना शकुंतलम। It is a story of the love between a king named दुष्यंता and a young woman named शकुंतला। इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है। हालांकि यदि इनको आप जाएं कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा नाटक ही इनका ये वाला दिख जाएगा। बहुत फेमस नाटक है, बहुत अच्छा है, हम इनको देखे हुए हैं। मतलब इस नाटक को हम एक्चुअली यूट्यूब पे देखे हुए थे। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है। नाटक का मतलब इनका जो नाटक है उसका नाम है अभिज नाना शकुंतलम। मतलब कि इनके नाटक का नाम है अभिज नाना शकुंतलम। और ये जो पूरा नाटक है ना, ये एक्चुअली प्यार को दिखाता है। किसके बीच में? एक राजा और एक महिला के बीच में। राजा का नाम होता है दुष्यंता और महिला का नाम होता है शकुंतला। मतलब कि राजा का नाम दुष्यंता और महिला का नाम शकुंतला, इन दोनों के बीच में किस तरीके से प्यार मोहब्बत होता है, इस चीज को इस नाटक में दिखाया गया है, जिस नाटक का नाम है अभिजनाना शकुंतलम। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुआ हमारा कालिदास के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे फासजान के बारे में। अब ये फासजान क्या था भाई, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। फासजान वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम। ये चाइना के थे और ये इंडिया आए थे यहाँ के अच्छे अच्छे जगहों को घूमने के लिए, ज़्यादातर तीर्थ स्थान को घूमने के लिए, जहाँ पे देवी देवताओं का मूर्ति वगैरह ये सब होता है ना, वहाँ पे ये घूमने के लिए आए थे। ये चाइना के थे लेकिन इंडिया में क्यों आए थे? घूमने के लिए आए थे, है ना। तीर्थ स्थान को देखने आए थे कि इंडिया में क्या चीज़ खास है। He noticed the plight of untouchables. Untouchables were lived on the outskirts of the city. जब ये इंडिया आए ना तो इनको इंडिया में एक बड़ा विचित्र चीज़ दिखा। इंडिया में दिखा कि यार ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको गांव से लोग बाहर क्यों रखते हैं? नहीं समझे बात को? मतलब उस समय पर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग कहाँ रहते थे बताओ? गांव के बाहर रहते थे। इनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन ऐसा चाइना में कुछ नहीं था। चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, तो इनको लगा ना कि इंडिया में यार ये क्या है, मतलब कि ये लोग गांव के बाहर हैं और जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग कहाँ हैं? गांव के अंदर हैं। तो इनको ये बड़ा अजीब लगा। लेकिन बाद में पता लगाने पे पता चला कि जो लोग गांव के बाहर हैं वो कैसे लोग हैं? लोअर कास्ट हैं। और लोअर कास्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है? अनटचेबल्स बोला गया है। मतलब कि जो जिसका जाति उस समय पर जो छोटा जाति के लोग होते थे उनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, छूना तो दूर, उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए अपर कास्ट के लोग इन लोअर कास्ट को कहाँ पे रखते थे? गांव के बाहर रखते थे। बोलते थे तुम गांव नहीं आओगे, गांव के बाहर रहोगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जब फासजान ने देखा इंडिया में तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि यार ये क्या हो रहा है इंडिया में, बड़ा अजीब है। इंडिया तो बड़ा फेमस कंट्री है, या ये देवी देवताओं का स्थान रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है? तो उनको बड़ा अजीब लगा ये चीज़। समझा रही है बात? मतलब उस समय पर हमारे इंडिया में छुआछूत का समस्या था कि अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट को नहीं छुएगा, है ना, इस प्रकार का समस्या था। आगे ही राइट्स, इन्होंने लिखा है एक चीज़, बड़ा फेमस है ये चीज़, ध्यान समझिएगा। इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो दैट व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। इन्होंने लिखा है अपने किताब में, फासजान ने एक किताब लिखा है। उस किताब में इन्होंने जिक्र किया है कि यदि लोअर कास्ट का आदमी सड़कों के बगल से होकर गुजरता था, मतलब कि यदि लोअर कास्ट का आदमी सड़कों के ऊपर से होकर गुजरता था, तो वो एक हमेशा लकड़ी पीटते रहता था ज़मीन में,
ताकि लोगों को आवाज़ जाए कौन गुजर रहा है, लोअर कास्ट का आदमी गुजर रहा है, और कोई उसके साथ जाके टच ना हो जाए। नहीं समझे बात को, दोबारा समझिए। मतलब उस समय पर हमारे इंडिया में स्थिति कैसा था कि लोअर कास्ट यदि अपने साथ चलेगा तो एक डंडा लेके चलेगा, और वो डंडा को हमेशा वो क्या करता रहेगा, जहां जहां जाएगा रोड पे पीटता जाएगा, ताकि सबको पता चले कि कौन पार हो रहा है, लोअर कास्ट का आदमी पार हो रहा है। और कोई भी उस समय पर पार नहीं करेगा रोड पर, नहीं तो क्या होगा, लोअर कास्ट अपर कास्ट में सट जाएगा, और उस समय पे सटना बिल्कुल मना था। तो लोअर कास्ट को बोला जाता था कि यदि तुम चलोगे तो अपने साथ क्या लेकर चलोगे, एक डंडा लेके चलोगे, और डंडा को हमेशा रोड पे पीटते रहोगे, ताकि अपर कास्ट को पता चले कि कौन पार हो रहा है, लोअर कास्ट का आदमी पार हो रहा है, और गलती से भी जाके टच ना कर जाए। ठीक है, मतलब उस समय पर लोअर कास्ट और अपर कास्ट में बहुत भेदभाव होता था। मतलब अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों के साथ बहुत भेदभाव करता था। उनको गांव में घुसना है तो लकड़ी हमेशा पटकना पड़ेगा रोड पे, समझ में आ रही है बात। यहाँ तक कि हालांकि इस एक पॉइंट तो और है जो कि इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। उस समय पर लोअर कास्ट के लोग अपने साथ एक घंटी लेकर चलते थे, अपने कमर में घंटी बांध लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जहां जाएंगे वो घंटी आवाज करता रहेगा, जिसका मतलब ये होगा कि कौन पार हो रहा है, लोअर कास्ट पार हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग उस समय पर घंटी बांधते थे, लोअर कास्ट वाले लोग अपने कमर में, और उस घंटी का मतलब ये था कि यदि यहाँ पे घंटी बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, और वहां पे नहीं जाना है। यदि आप गए तो उसमें सट जाओगे और आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा उस समय पे लोगों का मानना था। तो ये बात लिखा हुआ था फाजियान के बारे में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है बना भट्ट के बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक्चुअली बना भट्ट कौन थे, याद है आप लोगों को? एक पोएट थे। कौन थे? एक पोएट थे। आगे बढ़ते हैं। तो बना भट्ट प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बना भट्ट ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा, मतलब बना भट्ट ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है राजा के आर्मी के बारे में, वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से किसी जगह पर हमला करके अपने राजा को वो इलाका सौंप देते थे। मतलब यहाँ पे बना भट्ट जी ने हम लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किसी भी राजा का जो आर्मी होता था वो अपने राजा के लिए क्या क्या कर सकता था, वो किस तरीके से लड़ाई लड़के राजा को खुश करता था, सब कुछ हम लोगों को बताया किसने है, बना भट्ट जी ने बताया है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट हम लोग अपने क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है। पहला बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। बताइए गुप्ता डायनेस्टी आज से कितने समय पहले हुआ करता था? 1700 साल पहले। द रूल ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का रूल आज से कितने समय पहले था? 1400 साल पहले था। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को कोई डाउट इस चैप्टर में? बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी क्लास में, तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। अगले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।